हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी सेशन। आज हम लोग आ चुके हैं अपनी क्लास 9th के हाफ ईयरली मैराथन में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 9th हाफ ईयरली के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी सेशन। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसे हो? कैसे हो सभी लोग? बहुत दिनों बाद हम लोग YouTube पे लाइव मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे एक वार्तालाप वाले सेशन में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण, आज के इस जबरदस्त, आज के इस मजेदार सेशन की, जिसमें कि हम करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाफ ईयरली आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज बताई थी, हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी में भी बताया था, बहुत जगह हमने हर एक चीज बता दी है। तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज जो है तुम्हारी, वो है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है वो ये है कि देखो यार, हाफ ईयरली जो है ना मेरी जान, वो फाइनल नहीं है। ठीक है, ऐसे मत डरना कि यार भैया मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ। पहला फोकस रखो मैक्सिमम प्रायोरिटी के ऊपर। जो भी मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पे फोकस रख के उनको हमें अच्छे से निपटाना है। थ्योरी वाला जो पार्ट है, अगर आप आरंभ बैच में हो तो थ्योरी वहां पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वहां से रिवाइज कर लो। अगर आप आरंभ में नहीं हो मान लो, तो भी आपको इस चैनल पे हर एक चैप्टर का वन शॉट, जबरदस्त वन शॉट मिलने वाला है। इस तरह का वन शॉट तुम्हें पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा जिस लेवल का वन शॉट इस चैनल पे डाला हुआ है। तो हाफ ईयरली के लिए मैं तुम्हें वापस से बता देता हूं। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ ना बिल्कुल ऐसे कुछ भी ऐसे बड़े बड़े वादे या कुछ ऐसा ख्याली चीजें या फिर ऐसे फेंकने वाली चीजें नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूंगा। मैं तुम सभी को चाहता हूं कि तुम एक बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आओ, क्लास 9th के हाफ ईयरली हो जाएं, क्लास 9th के फाइनल हो जाएं, उसके बाद क्लास 10th में तुम जब आरंभ में आओगे हमारे साथ तब की बात करें। मैं चाहता हूं तुम्हारा सबसे बेस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार तुम एक बेहतरीन नंबर, बेहतरीन स्कोर लेके आओ। अब उसके लिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे फेंकने वाली बातें नहीं करूंगा कि ये 25 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें भी पता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, ऐसा नहीं होता है कि वो 25 क्वेश्चन बता दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में, अरे एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं तो मैं 25। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पॉइंट इज कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पता है कि यार स्कूल्स रेगुलरली पूछता है। तुम्हारे अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिलेबस भी होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, इस हाफ ईयरली एग्जाम की जो तुम्हारी तगड़ी वाली तैयारी है वो 2 स्टेप में करना। सबसे पहली चीज है थ्योरी। थ्योरी कहां से कंप्लीट हो जाएगी? अगर तुम आरंभ में हो, ठीक है, तो तुम्हारा वहां पे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, वरना तुम वन शॉट से कर सकते हो। तो या तो तुम आरंभ बैच में हो तो वहां से कर लो, या फिर तुम्हारे जो वन शॉट मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं उससे कंप्लीट कर लो थ्योरी। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज होती है तुम्हारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो कि होगी एनसीईआरटी से, प्लस ये जो मैं मैराथन करवा रहा हूं इससे। इस मैराथन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटेजी है वो ये है। प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटेजी है वो ये है। सबसे पहली चीज है तुम्हारा थ्योरी कवर होनी चाहिए। आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल जीरो उठ के आ जाओगे और मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आज के क्वेश्चन जो है, ये मैराथन जो है ये सेकेंड स्टेप का है। वही हमने तुम्हें मैराथन वाली जो वीडियो थी उसमें समझाया था। बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फेंकने वाली बातें नहीं बोलूंगा। जो है वो है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसका सबसे पहले तुम्हें थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन। फिर प्रैक्टिस के लिए तुम एनसीईआरटी करोगे, और एनसीईआरटी के बाद ये मैराथन के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ में लगा लेना। ठीक है, तो ये एक तरह से तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। क्लियर है? साफ शब्दों में हर चीज समझ में आ गई है। श्री गणेश करा जाए, श्री गणेश करा जाए आज के इस प्यारे से लेक्चर का, आज के इस प्यारे से मैराथन का। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इस एम के साथ जल्दी से कॉपी पे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इस एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से सेशन को। ठीक है, ठीक है।
धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके स्कूल एग्जाम हो जाएं या फिर आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएं, उसमें ये एक्सपेंशन वाला जो है ना, ये क्या कहते हैं, ज्यादा पूछा जाता है कि इसको इस डेसिमल नंबर को p बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको कैसे करते थे हम, कैसे करते थे, याद आ रहा हो शायद तुम्हें। ये जो हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये प्योर नहीं है, नॉट प्योर है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद यहां पे बार नहीं है, एक छोड़ के बार है। याद आ रहा है ऐसा करते थे हम, याद आ रहा है ऐसा करते थे कि डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं दिख रहा है, एक छोड़ के है। तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, 4.32 और 2 पे बार। डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट आगे खिसका देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ये कर देते थे, याद आ रहे, ये कर देते थे। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 43.2 बार। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 43.2 बार। अब जो है ये, अब ये हमें प्योर दिख रहा है, अब हमें प्योर दिख रहा है, डेसिमल के तुरंत बाद बार है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x बराबर 43 प्लस 0.2 बार, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 10x बराबर हो गया 43 प्लस 0.2 बार, 0.2 बार, देखो 0.1 बार क्या लिखेंगे, 1/9, 0.2 बार क्या होता है, 2/9, 0.3 बार क्या होता है, 3/9। तो जब भी पॉइंट के बाद बार होता है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं कि जैसे मान लो 0.48 और ऐसे बार है, तो 0 पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार, 0 पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार। तो इसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब भी 0 पॉइंट के बाद बार हो तो पहले तो जिस पे बार है वो लिख दो, फिर कितने नंबर पे बार है, 2 पे, तो 2 9 लगा दो। याद आ रहा है, याद आ रहा है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.637 ये बार, तो 0 के बाद तुरंत बार, 0 पॉइंट फिर बार, तो जिस नंबर पे बार है वो लिख दो, और कितने नंबर पे बार है, 3 पे, तो 3 9 लगा देंगे। तो ये एक ट्रिक होती है, ये एक ट्रिक होती है 0 पॉइंट बार को लिखने की। तो 0.2 बार को लिख देंगे हम 2/9, तो 10x बराबर आ जाएगा, 9 को एलसीएम ले ले तो 43 इंटू 9 प्लस 2, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। 43 इंटू 9 क्या बन जाएगा, 43 इंटू 9, 9 3 27, 9 4 36, 36 और ये 38, 387। तो 387 प्लस 2 कितना हो गया, 389। तो ये गया 389/9 बराबर 10x। तो x की वैल्यू आ गई 389/90, 389/90, ये आ गया x की वैल्यू। और x किसको माना था, x किसको माना था, इसी को तो x माना था, इसी को तो x माना था। तो मतलब कि 4.32 बार जो है इसकी वैल्यू आ गई ये 389/90। तो हमने इस डेसिमल को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस डेसिमल को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक बार दिमाग लगाना, क्या ऐसे हो पाएगा तुमसे? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करो। कॉपी पेन लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो? हैं भाई, कॉपी पेन लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो? कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी इम्प्योर है, तो पहले इसको x मान लेंगे। तो x मान लिया हमने 15.712 और 12 पे बार, इसको x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, तो पहले डेसिमल के तुरंत बाद लाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर दो। क्यों 10 से करा हमने, क्यों 10 से करा, क्योंकि हमें एक डिजिट आगे फेंकना है, डेसिमल को एक डिजिट आगे फेंकना है, तो 10 से। 2 डिजिट आगे फेंकना होता तो 100 से करते। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 157.12 बार। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10x बराबर 157 प्लस 0.12 बार?
0.12 वाले को अलग से फेंक दिया, तो ये बन गया 10x बराबर 157 प्लस 0.12 बार हो जाएगा 12/99। तो यहां से हम x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा, जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा। क्लियर है? दूसरा माइक चेंज कर लो। क्लियर है? क्लियर है? अब वॉइस सही आ जाएगी, अब वॉइस सही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह से हम ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारा जो है ना चैट मुझे नहीं दिख रही है, इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा लें। चलिए चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सपोनेंट्स वाले सवाल जो है ना, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तुम्हारे इस वाले चैप्टर से। याद है कुछ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है नहीं याद है? याद है नहीं याद है? चलो इस क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। अंदर से बाहर की तरफ निकलना होता है, अंदर से बाहर की तरफ। ये लिखा है 1/7 की पावर 2 की पावर में -2, इसकी पावर में -1/3 और इसकी पावर में 1/4, ये लिखा हुआ है। मैं आपके लिए एमसीक्यू भी वो भी डाल रहा हूं, पोल भी डाल रहा हूं, साथ साथ में पोल पोल खेलते हुए करेंगे, पोल पोल खेलते हुए करेंगे। मैं पोल भी डाल रहा हूं तुम्हारे लिए, अटेम्प्ट करो, पोल करो, अटेम्प्ट करो और पोल से देखो। जल्दी 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 पोल के साथ चलते हैं, पोल के साथ चलते हैं, पोल के साथ चलते हैं। तो देखो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं 1/7 को 7 की पावर -2 लिख सकता हूं? 1/7 को, ये जो अंदर 1/7 है, इस 1/7 को 7 की पावर -2 लिख दिया। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर जो चल रहा है वो लिखते रहो, -2 पावर में -1/3 पावर में 1/4। ठीक है ठीक है। अब -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 प्लस 4, तो 7 की पावर 4 की पावर में -1/3 की पावर में 1/4। समझ पा रहे हो तुम? मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं। पहले मैंने इसको सॉल्व करा, ये बना, फिर इसको और इसको करा तो पावर 4 बन गई, है ना? जब भी ऐसे होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a की पावर में m की पावर में n जो होता है वो होता है a की पावर में mn। ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या करा, m की पावर में n था, दोनों को मल्टीप्लाई करा, पावर 4 हो गया। अब सिमिलरली ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 की पावर में -4/3 की पावर में 1/4। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर में -4/3 इंटू 1/4, mn मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, तो ये बन गया 7 की पावर में -1/3, 7 की पावर में -1/3। हमें इसको कंपेयर करना है 7 की पावर m से, इसको कंपेयर करना है 7 की पावर m से, तो देयरफॉर m हो गया -1/3। m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई -1/3। तो द आंसर इज ए ऑप्शन, -1/3। कितनों का आ गया? 65% बच्चों का आंसर आया -1/3। क्यों भाई? और क्या करा तुमने, और क्या करा तुमने? बी आया 17%, सी आया 11%। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, है शाबाश। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं ना, इन तरह के सारे सवालों को हमें यही करना होता है कि हमें अंदर से सॉल्व करते हुए चलना होता है। पहले इसको सॉल्व करा, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करा, फिर जब ये सॉल्व हो गया फिर इन दोनों को सॉल्व करा, फिर जब ये सॉल्व हो गया फिर इन दोनों को। तो अंदर से बाहर की तरफ आओ, अंदर से बाहर की तरफ आओ। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला जो इसमें टॉपिक है वो है रेशनलाइजेशन वाला। ठीक है, रेशनलाइजेशन से भी काफी सवाल आते हैं, रेशनलाइजेशन से भी काफी सवाल पूछने को दिखते हैं। पोल डालता हूं, जल्दी करो, पोल डालता हूं, जल्दी करो, देखता हूं कितनों को याद है, देखता हूं कितनों को याद है, देखता हूं कितनों को याद है। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? रूट
3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। भाई जो डिनोमिनेटर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन से, तो यहां पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया अपॉन में √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1। इसको यहां सॉल्व करना शुरू कर दें तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1 इज 2, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। ये जो अपॉन में 2 है, इस अपॉन में 2 को दोनों डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, 4/2 माइनस 2√3/2। इस डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर लिया, इसके भी नीचे ले लिया, इसके भी नीचे, तो ये बन गया 2 2 4 और ये बन गया 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 2 माइनस √3। क्या बन गया, 2 माइनस √3 बन गया। इसको कंपेयर किससे करना है, a माइनस बी √3 से। इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो a माइनस बी √3 से। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1। तो a बराबर 2 b बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे 1√3 है, b √3 मतलब 1√3, तो a बराबर 2 b बराबर 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन कितनों का आ रहा है, 55% बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। मेरी जान, ये पहला चैप्टर तो हम स्कूल में ही पढ़ते हैं, पहला चैप्टर तो हम स्कूल में ही पढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन में कैसे दिक्कत आ रही है तुम्हें, रेशनलाइजेशन तो सही कर दो, रेशनलाइजेशन तो सही कर दो मेरी जान, है कैसे रेशनलाइजेशन क्यों नहीं सही हो पा रही है, नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम, नहीं पढ़ रहे हो क्या। ये तो सबसे बेसिक चीज है इस चैप्टर की, सबसे आसान चीज, मतलब ये पूरे चैप्टर में सबसे आसान चीज, एक ऐसी चीज जो कि 100% बच्चों को आती है, वो है रेशनलाइजेशन। वो क्यों गलत कर रहे हो, क्यों भाई, नहीं हो क्या आरंभ बैच में, हैं नहीं पढ़ते आराम से तुम। चलिए 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 अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका अगला चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है उसके सवाल हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मूले पढ़े थे, उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनका एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या होगा, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर से, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर से। जल्दी जल्दी भरो, जल्दी जल्दी भरो, जल्दी 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 भरो, इसको जल्दी जल्दी भरो। एक बार रिकैप करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले को। ये तो बेयर मिनिमम है जो हमें इस चैप्टर से याद होना चाहिए मेरी जान। देखो मेरा आज की इस मैराथन को करवाने का बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है मेरी जान, मैं तेरे को डिमोटिवेट करूं या मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि तेरे को तो कुछ नहीं आता, तू तो नालायक है, तेरा तो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। आज की ये मैराथन करवाने का, इनफैक्ट तुम्हारे स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करवाने का सिर्फ एक रीजन होता है कि तुम इसको देख के जग जाओ, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में एकदम घंटी बजे कि भाई अब टाइम आ गया है, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा रेगुलर पढ़ता हुआ आ रहा होगा या फिर जिसने अभी पिछले 1-2 हफ्ते में पढ़ाई करी होगी, उसको ये सारे याद होंगे। पर अगर तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो मेरी जान, ये एक अलार्म है तुम्हारे लिए कि अब जाग जाओ,
मैं तुम्हारे साथ हूं, नेक्स्ट टॉपर्स तुम्हारे साथ है, जगो, उठो, मेहनत करो, ठीक है। बैच में ये सारी चीजें, और यहां तो मैं बहुत 25 क्वेश्चन निकालने, तो 25 क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन नहीं निकाल सकता, पर तुम बैच में जाके देखोगे, तुम आरंभ बैच वाले बच्चों से जाके पूछोगे, मैंने 100 क्वेश्चंस, 50 60 क्वेश्चंस करवा रखे हैं एक चैप्टर में, एक चैप्टर में। ये तो 25 टोटल है हाफ ईयरली के, ये तो 25 टोटल है हाफ ईयरली के। मैंने एक एक चैप्टर में 60 70 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तुम जाके अपने दोस्तों से पूछना जो आरंभ में। तो हम उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं। तो अगर तुम अभी तक तुम्हारे नहीं उठे हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि यार मेहनत करनी है क्लास 9th के लिए, तो मैं तेरे साथ हूं, नेक्स्ट टॉपर तेरे साथ है। बैच में नहीं है कोई बात नहीं, वन शॉट भी पड़े हुए हैं, उन वन शॉट को देख ले, एनसीईआरटी को कर ले और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, तब भी बहुत है। करना तुझे ही पड़ेगा, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। याद आ रहे हैं सारे फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इनमें से दो और बहुत प्यारे फॉर्मूले निकलते हैं कि देखो, ये तो था ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर तुमसे पूछ ले अलग अलग का क्यूब, मतलब अगर तुमसे पूछ ले ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ क्या होगा, तो वो भी इसी में से डिराइव हो जाता है। हमें इसकी नीड है ना, तो इसको उठा के वहां फेंक दो, तो वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मैंने क्या करा, इसकी नीड नहीं थी, इसको उठा के मैंने उधर फेंक दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर तुमसे कोई पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कुछ अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो इसी में से ही बन जाता है। इसको उठा के इधर फेंक दो, तो वो बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो वो इन्हीं में से बन जाते हैं, इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर में यूज होते हैं मेरी जान। इनका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें जैसे करना है, पर ये तो एटलीस्ट याद होने चाहिए इस चैप्टर में घुसने के लिए, ठीक है, इस चैप्टर में घुसने के लिए। ये जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा ना, इससे कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जो कि जनरली एग्जाम में तुम्हारे हाफ ईयरली वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इससे काफी एमसीक्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं देखना कॉन्सेप्ट ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दुनिया वाले ये कहते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये 0 हो गया, 0 इंटू ये मतलब RHS पूरी 0, तो मतलब देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 हो जाएगा। तो तब हम कह देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर है। ये बहुत जगह यूज होता है, अभी भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम अगर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। अगर तीनों का सम 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यारा, ध्यान से देखना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यारा। पहले अपन ये वाला करते हैं, देखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखना, लिखा जा रहा है ये क्यूब प्लस ये क्यूब प्लस ये क्यूब निकालो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन। कैलकुलेट बिना करे हमें इसका आंसर निकालना है।
इसको कैलकुलेट नहीं करना कि 12 का क्यूब निकालो, 7 का क्यूब निकालो, 5 का, उसके बिना इसका आंसर निकालना है। ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे स्कूल्स में पूछे जाते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, मान लो अगर ये A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, तो तुम देख सकते हो वी कैन सी कि A प्लस B प्लस C जो है वो 0 आ रहा है। कैसे? देखो, -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 होते हैं +12, तो +12 और -12 ये 0 आ रहा है ना। तो हमें दिख रहा है कि A प्लस B प्लस C 0 है। अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो देन हम कह देंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो है वो 3ABC के बराबर होगा। तो हमें जो चाहिए ना, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इन तीनों का सम 0 है, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो है वो 3ABC के बराबर होगा। वो होगा 3ABC के बराबर। बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो अब तुम्हें डायरेक्टली 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट तुमने कैलकुलेशन नहीं करी, बस तुमने क्या करा कि तीनों का सम 0 है, तो अगर तीनों का सम 0 है तो A क्यूब प्लस B क्यूब C क्यूब तीनों के 3 टाइम्स ABC के बराबर होगा। 3 टाइम्स ABC के बराबर होगा। क्लियर है? क्या आ रहा है आंसर? -1260। सही आ रहा है? -1260 आंसर आ रहा होगा। ये आ रहा है -1260। मतलब तुमने निकाला, मैंने कुछ नहीं करा। ये वाले का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या इसमें भी मैं लिख सकता हूं? क्या इसमें भी मैं लिख सकता हूं? क्या इसमें भी मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 28 इंटू -15 इंटू -13? क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि देखो अगर इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो 28 प्लस -15 प्लस -13, 15 और 13 -28 हो जाएंगे, और यहाँ 28 है, तो ये 0 आ रहा है। तो A प्लस B प्लस C अगर 0 होता है तो देन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो होता है वो 3ABC के बराबर होता है। तो 3ABC के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कई बार ऐसे 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए इस वाले सवाल पे आ जाओ। इस वाले सवाल पे आ जाओ। पहले इस वाले सवाल पे आ जाओ। पोल डाल दो जी। पोल डाल के बताओ जल्दी। पोल डाल दिया तुम्हारे लिए, जल्दी बताओ आंसर। पोल डाल दिया तुम्हारे लिए, जल्दी बताओ आंसर। पोल डाल दिया, जल्दी सोचो क्या होगा आंसर, सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट करा है ऐसा, अभी हमने जस्ट करा है, जल्दी बताओ। अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है, ये किसके बराबर होगा, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, ये बताओ जल्दी बताओ, जल्दी। A B C D 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 0 1 -1 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरी जान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम लेना आना चाहिए बस तुम्हें। अच्छा, एलसीएम लेना आता है, नहीं आता, सिखाऊं? देखो, अगर लिखा है 2/p प्लस 3/q, तो एलसीएम पता है कैसे लेते हैं? नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या है 2 के पास p तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, q नहीं है, तो q ऊपर फेंक दिया, प्लस 3 को ऐसे कैसा लिख दिया, 3 के पास q तो है, क्या नहीं है, p नहीं है, तो p को ऊपर फेंक दिया। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देता हूं, 2/p प्लस 3/q -1 या -7/r। इसका एलसीएम कैसे लेते हैं बताओ? एलसीएम अगर तुम्हें लेना आता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। कैसे लेते हैं एलसीएम? पी क्यू आर ले लिया, नीचे जो भी होता है मल्टीप्लाई कर दो। 2 ऐसे कैसे ले, 2 के पास p तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर चिपका दिया। प्लस 3 ऐसे कैसे लिख दिया, 3 के पास q तो है, क्या नहीं है, p और r नहीं है, जो नहीं है वो चिपका दो।
-7, 7 के पास r तो है, क्या नहीं है, pq नहीं है, तो pq चिपका दिया। तो ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए ये, तुम्हें आना चाहिए ये, तुम्हें आना चाहिए ये। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लें, क्या इसका एलसीएम ले तो नीचे बन जाएगा ए बी सी, है ना, जो जो अलग अलग चीजें होती हैं उसको ले लो, है ना, अलग अलग चीजें, जैसे बी यहां भी था, बी यहां भी था, तो बी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिखो। तो यूनिक चीजें लिख दी। अब देखो ए स्क्वायर तो ऊपर है, ए स्क्वायर के पास बीसी तो है, बीसी तो है, क्या नहीं है, ए नहीं है, तो एक और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कैसा लिख दिया, बी स्क्वायर के पास सी ए तो है, सी और ए तो है, क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नहीं है वो मल्टीप्लाई। सी स्क्वायर के पास ए और बी तो है, क्या नहीं है, सी नहीं है, तो एक सी मल्टीप्लाई। तो ये बन गया ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। अच्छा हमें पता है कि अगर ए बी सी जीरो है, ए बी सी जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3abc लिख दिया ऊपर, और नीचे abc लिखा है, abc से abc कट गया, तो आंसर आ गया 3। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना जबरदस्त। एलसीएम लेना सीख ले, एलसीएम लेना सीख ले। कितने, A62 तो गलत है ना, A62 तो गलत है बे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या चल रहा है, कितने परसेंट का आया डी, 19%। मेहनत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अगर ये बेसिक एलसीएम भी नहीं आ रहा है लेना, मेहनत की तो जरूरत है मेरी जान, मेहनत की तो जरूरत है मेरी जान, मेहनत की तो जरूरत है। एलसीएम ही तो लिया है हमने, एलसीएम ही तो लिया है। वापस बता दो, देख मेरी जान, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, नीचे एलसीएम लिया। एलसीएम जब भी लेते हैं ना तो यूनिक चीज को लिखते हैं। तुम कहोगे भैया सबको क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, अरे बी 2 बार है, कोई चीज 2-3 बार हो तो सिर्फ एक बार लो, तो ऐसे ही मैंने ए एक बार ले लिया, बी एक बार, सी एक बार, तो ये एलसीएम है। यूनिक चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम, जैसे यहाँ पे भी यूनिक को मल्टीप्लाई करा था, 3 यूनिक चीज थी, मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो ऐसे कैसा, ए स्क्वायर के पास बी और सी है, बी और सी है, क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए ऊपर मल्टीप्लाई। फिर हमने बी स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर के पास सी और ए तो है, सी और ए तो है, क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जो नहीं होता ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो जिसके पास नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 के पास p था, 2 के पास p था, क्या नहीं था, q नहीं था, तो q मल्टीप्लाई। ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। ठीक है भैया, कितने चैप्टर करवाओगे, देख मेरी जान, हर एक स्कूल का हाफ ईयरली का सिलेबस अलग होता है, ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हारे स्कूल में कुछ सिलेबस है, तो मैं इन जनरल जो तुम्हारे नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, आपका हीरोन्स फार्मूला हो गया, यूक्लिड ज्योमेट्री हो गई, है ना, इसके अलावा ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं इन चैप्टर्स को ले रहा हूँ जनरल, जो मैक्सिमम बच्चों के होता है। अगर इसके ऊपर 1-2 और हैं तुम्हारे चैप्टर तो उसको तुम अलग से वन शॉट से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये जो पूरी पीडीएफ है, ये जो पूरी सॉल्व कर रहा हूं मैं पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ये पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। इससे याद आया, सेव भी कर देता हूँ इसे, इससे याद आया सेव भी कर देता हूँ इसे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। 9th मैराथन, 9th हाफ ईयरली। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोला जा रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो अगर ये और ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है रिमाइंडर 0। याद आ रहा है, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी हमने, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0। तो अगर बोला जा रहा है ये इसका फैक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर किसी को ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो क्या बोला जा रहा है, देखो जिसको नहीं आता मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है x+1 इज फैक्टर ऑफ x³ + 3x² - 2ax। ठीक है, ये भी फैक्टर है, पहले एक को लेते हैं फिर दूसरे को लेंगे।
पहले x प्लस वन को लेते हैं, तो x प्लस वन इसका फैक्टर है, x प्लस वन 2ax नहीं होगा, ये 2a अल्फा होगा यार निमित, एक सेकेंड, 2a अल्फा है ना वो, कोई बात नहीं, 2a अल्फा है शायद, पक्का, वो मुझे छोटे से वो स्प्लिट स्क्रीन में दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। तो ये -2a अल्फा है, अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स है वो, अच्छा हाँ, ए तो कुछ है ही नहीं, ये अल्फा एक्स है, ये अल्फा है, अल्फा 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 है ये, ठीक है। तो -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अब ध्यान से देखना, वापस से बोला जा रहा है कि ये जो है ना, ये इसका फैक्टर है, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो बहुत आसान सी चीज है, जब भी ऐसा लिखा आ जाए, अगर तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्या करो, इसको बगल में 0 कर दो, x प्लस वन को बगल में 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, x बराबर -1 इसमें पुट कर दो, क्या x बराबर -1 इसमें पुट कर दिया, और x बराबर -1 इसमें 0 कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से सुनो, बोला जा रहा है ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इसको बगल में 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, इसको बगल में 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको px बोल देते हैं अपन, इसको px बोल देते हैं, तो ये इसका px का फैक्टर है। तो x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ px, px मतलब पॉलिनोमियल इन x, तो x प्लस वन अगर px का फैक्टर है, x प्लस वन को बगल में 0 करके x की वैल्यू निकाल ली -1, तो p ऑफ -1 को 0 कर दो, बस सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो सेकंड क्या लिखा हुआ है, एक बार और सेकंड बताऊंगा समझ जाओगे। अगर बोला जा रहा है x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, बोला जा रहा है ना x प्लस 2 भी फैक्टर है px का, x प्लस 2 को बगल में 0 करना, x की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो देयरफॉर p ऑफ -2 भी 0 होगा। तो जो भी फैक्टर होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो भी फैक्टर होते हैं उनको बगल में 0 कर लो, जो x की वैल्यू आ रही है p ऑफ -2 0। समझ रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि x प्लस वन फैक्टर है, तो x प्लस वन को बगल में 0 करके x की वैल्यू -1 आ गई, तो p ऑफ -1 को 0 कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो अब, तो p ऑफ -1 मतलब इसमें x की जगह -1 पुट कर देंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा इक्वल टू 0। बस यहाँ पे -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 माइनस माइनस इज प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये आ गया 2, 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, यहाँ से आ गया ये, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा में, ये p ऑफ -2 0 करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -2 रख दिया, -2 इंटू अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा, इसको भी 0 कर दिया, x की जगह बस -2, जो भी अंदर होता है उसको x की जगह रख दो। तो -2 का क्यूब इज -8, 2 टू द 4, 4 टू द 8 प्लस 2 टू द 4 इज 12, माइनस माइनस इज प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया ये 12 माइनस 8 इज 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ये है, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालना है। अब ये थोड़ा सा तुम्हारा क्लास 10th का जो है वो सवाल आ चुका है। अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा कांस्टेंट है, बस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशन आ गई। देखो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको बगल में 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, p ऑफ -1 0 कर दिया। सिमिलरली x प्लस 2 फैक्टर है तो -2 आ रहा है x की वैल्यू, तो p ऑफ -2 0 कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, ज्यादा कुछ भारी चीज नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें से बीटा निकाल लो। बीटा की वैल्यू क्या है? खाली बीटा चाहिए तो अल्फा उधर, तो -2 अल्फा -2, ये बीटा उठा के यहां पुट कर दो। सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा हाई लेवल चीज नहीं समझा रहा हूं मैं। एक में से कुछ वैल्यू निकाल के दूसरे में पटक दी,
तो इसमें से बीटा निकाल के मैंने उसमें पटक दिया, बीटा की वैल्यू पटक दो तो ये बन जाएगा 4 अल्फा, और बीटा की जगह -2 अल्फा -2 कर दो इक्वल टू -4। ये -2 उधर जाके +2 तो -4 + 2, और 4 -2 4 अल्फा -2 अल्फा हो गया 2 अल्फा। तो ये आ गया -2 2 अल्फा बराबर -2 तो 2, तो अल्फा बराबर -1। जैसे ही अल्फा बराबर -1 आ गया इसको वापस यहाँ पुट कर दिया, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2 इंटू -1 -2, तो आ गया -2 2 -2 आ गया 0। तो यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू 0। तो अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ठीक है। दोबारा समझा दूं, देख कुछ नहीं करा है मैंने, कुछ भी नहीं करा है मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैंने बोला ना अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ -1 0 करके एक इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको बगल में 0 कर दिया, -2 आ रहा है तो p ऑफ -2 0 करके एक इक्वेशन ये बन गई। तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इनको सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालना है, बहुत आसान होता है। किसी में से भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पटक दो। तो मैंने बीटा की वैल्यू निकाली ये, और इसको उठा के यहाँ पे पटक दिया। बीटा की जगह मैंने लिख दिया -2 - अल्फा। बीटा की जगह मैंने -2 - अल्फा रखा, अल्फा निकल गया। जैसे ही अल्फा निकल गया यहां पुट करके बीटा निकल गया। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 103 का होल क्यूब निकालना है। किसका? 103 का होल क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे देखना। एक तो ये तरीका है कि 103 इंटू 103 इंटू 103 करें। दूसरा तरीका जिससे तुम्हें सॉल्व करना है, जिससे तुम्हें क्लास 9 में सॉल्व करना है, वो है इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको लिख दो 100 + 3 का होल क्यूब। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है? होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। बस पुट कर दो। a की जगह 100 पुट करना है तो 100 का क्यूब, b की जगह 3 तो 3 का क्यूब + 3ab इंटू a + b। देखा, देखा, देखा। तो ये क्या होगा? 100 का क्यूब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। 3 का क्यूब 3 9 9 27 प्लस 900, 3 9 900 इंटू 103। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। अब कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली, अब कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इन सबको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो बजाय हम 103 इंटू 103 इंटू 103 करें, उसकी जगह हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। जैसे ये है 98 का क्यूब, इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे 100 - 2 का क्यूब। 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं ना, 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं ना। बस तो ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा a - b का होल क्यूब। ये क्या होगा? a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। बस a की जगह 100, b की जगह 2। सिंपल। ये गर्मी कैसे हो रही है यार? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। इस तरह की भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं वो कि a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता। तो इसको कैसे करते हैं देखो, इसको लिख सकता हूं मैं a² का क्यूब, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं -b² का क्यूब। ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। बताओ, बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं।
ये बन गया, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये देखो, अब देखना ध्यान से, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या यूज होगा। भैया हमें तो ये पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पता ही नहीं है, हमें तो ए माइनस बी का होल क्यूब पता है, हमें तो ए माइनस बी का, इसलिए कैपिटल ए लिख रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए है। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, अगर ए स्क्वायर को कैपिटल ए बोले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये चाहिए हमें, तो इसको उठा के इधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है कैपिटल ए क्यूब माइनस कैपिटल बी क्यूब। समझ गए, समझ गए, बस ये यूज करना है हमें, ये यूज करना है हमें। कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए, इस पूरे को ए स्क्वायर को कैपिटल ए माना मैंने, इस पूरे ए स्क्वायर को मैंने कैपिटल ए माना, इस पूरे बी स्क्वायर को मैंने कैपिटल बी माना। तो अब देखना क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3ab। कैपिटल ए क्या है, ए स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो पता है क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3 है ना, तो इसको और कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, पावर 3 थी, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पावर 2 बच गई, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पावर 2 बच गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कैसे खोल सकते हैं, और कैसे खोल सकते हैं, और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है, और भी कर सकते हैं अपन आगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो था ही ऐसे का ऐसा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस की जगह माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अंदर बन जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये आ गया समझ, आ गया आंसर। भैया इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी मेरी जान, मिल जाएगी, तो टेंशन क्यों ले रहा है, मिल जाएगी। फिर से समझाऊं, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना, देखो देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, इसको लिख दिया a की पावर 6 को लिख दिया स्क्वायर का क्यूब। भाई a की पावर 6 को लिख सकता हूँ ना मैं, a स्क्वायर का क्यूब, 3 इंटू 2 6 ही तो बनेगा, 3 इंटू 2 6 ही बनेगा बस। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकाल दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो वही करा है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, जिसमें जो कैपिटल ए है वो ए स्क्वायर था, कैपिटल बी जो है वो बी स्क्वायर था, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की जगह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर दो। देखो मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस दूं और तुम्हें कहूं कि इसको रट लो और तुम्हारा यही सवाल आएगा पेपर में, ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, पहला स्टेप है तुम थ्योरी करो, वो मैंने हाफ ईयरली की तुम्हारी स्ट्रेटेजी में भी बताया था। पहला स्टेप है कि तुम्हें इस चैप्टर के बारे में नॉलेज हो, जब नॉलेज हो जाएगी फिर तुम आगे कर पाओगे। जैसे मान लो ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल है, और आसान, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, देखो अब समझ में आएगा तुम्हें। क्या मैं a की पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, b की पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 मिनट देखना बस ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसमें a जो है उसको मैंने a स्क्वायर बोल दिया और कैपिटल b है b स्क्वायर।
ठीक है, ये अंदर वाले पूरे को मैंने a बोल दिया और इस पूरे को मैंने b बोल दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैपिटल a प्लस बी कैपिटल a माइनस बी। अब देखो कैपिटल A क्या है? कैपिटल A है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल A क्या है? कैपिटल A है a स्क्वायर, कैपिटल B क्या है? b स्क्वायर। तो ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा। इसका फॉर्मूला और पता है तुम्हें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। हो गया सिंप्लीफाई, हो गया सिंप्लीफाई, हो गया सिंप्लीफाई। ऐसे इसको भी करना था तो यहाँ पे इसको आगे और कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अंदर यही ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होते हैं, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होते हैं। अब आया समझ में? अब तो आया ना समझ में? अब तो आया ना समझ में? बस समझ में आ गया। इजी थोड़ा सा करवाया तो समझ में आ गया, इजी थोड़ा सा करवाया तो समझ में आ गया। तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया कैपिटल ए का स्क्वायर। कैपिटल ए मतलब ये अंदर वाले ए स्क्वायर को कैपिटल ए बोला है, अंदर वाले, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये लिखा है कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर। वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या था? ए स्क्वायर। बी क्या था? स्मॉल बी स्क्वायर। कैपिटल ए था स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल बी था स्मॉल बी स्क्वायर। अब समझ में आ गया ना? बस जो यहां करा है वही बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में करा है। जैसे हमने यहां करा है ना, जैसे हमने यहां करा है, जैसे हमने यहां करा है, वैसे ही हमने यहां पे करा है, वैसे ही हमने यहां पे करा है। बस अगर ये समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। ये क्या हो गया? देखो, देखना देखना, हमें एंगल पी क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? एंगल पी ओ आर, पी क्यू आर, ये क्यू है, तो एंगल ये पी क्यू आर, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये जो मैं यहाँ पे येलो से बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, ये क्यू है। ये जो येलो से बना रहा हूँ ये एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन है। पैरेलल लाइंस पता है ना, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। देखना ध्यान से, हमें एंगल पी क्यू आर, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सारों ने निकाल भी दिया, आरंभ वालों ने निकाल दिया तुरंत है। आरंभ बैच वालों ने कहा अरे भैया ये सवाल तो आपने बैच में करवाया था भैया, ये तो क्या ही सवाल है भैया। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे आगे, ध्यान से देखते रहना। हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे। अब देखो, अब देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। और हमने क्या करा, और हमने क्या करा, और हमने क्या करा, और हमने क्या करा, ध्यान से देखना। और हमने क्या करा, और हमने क्या करा, बस इतना भी कर देंगे तो बात बन जाएगी, इतना भी कर देंगे तो बात बन जाएगी। देखो देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ध्यान से देखना, तुरंत हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, है ना, है ना, है ना भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अगर ये 130 है, पूरा 180 होता है, ये पूरा 180 होता है, इतना 130 है, तो बचा हुआ क्या होगा? ये बचा हुआ कितना होगा? ये बचा हुआ कितना होगा? ये बचा हुआ कितना होगा? ये बचा हुआ जो होगा, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 180 में से 130 माइनस? भाई पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है। तो ये जो बचा हुआ है, क्या इसको बोल सकता हूँ मैं 180 में से 130 गए, 180 में से 130 गए 50 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। सिमिलरली क्या इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस 110, पूरा 180 होता है, इतना 110, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये कितना हो गया 70 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इस ट्राइंगल में, अब देखना इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है पी क्यू, और मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है टी,
इस इन तीनों एंगल को देखें तो ये है 70, ये है 50 और ये है एंगल Q जो निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 + 50 + Q बराबर 180 होगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 + 50 कितने हो गए 120। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमें जो एंगल चाहिए था वो आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है सर? मेरे क्लास टेस्ट में सेम ये क्वेश्चन आया था, बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं ये सारे। वो क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं है बहुत मुश्किल हैं, पर ये वो क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली स्कूल्स बहुत ज्यादा पूछ। ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो जिसको नहीं पता है एक बार मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूं, पैरेलल लाइंस क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो, जिसको नहीं समझ में आया उसको ये याद नहीं होगा कि मान लो ये और ये लाइन दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो ध्यान से देखना, बहुत सारे एंगल बनते हैं, बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। इन सारे एंगल्स में एक रिलेशन होता है। देखो जैसे ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एक छोड़ के एक होते हैं ना, ध्यान से देखना, जो एक छोड़ के एक होते हैं, जैसे 1 और फिर एक छोड़ के 5, तो 1 और 5 जो हैं, 1 एंड 5 जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, एक छोड़ के एक जो होते हैं, जैसे मान लो ये है 4 और फिर एक छोड़ के 8, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर 2 और एक छोड़ के 6, 2 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा। ध्यान से देखो, सुनो और फिगर में देखो, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। ये सारे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों कर रही है? क्या चेंज? माइक को कर, 2 सेकेंड होल्ड करना। हेलो हेलो हेलो, वॉइस थोड़ी सी क्रैक कर रही थी तो वो सही कर रहे थे। भैया इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? अरे मिलेगी मेरी जान, मिलेगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मिलेगी मिलेगी मिलेगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मिलेगी ना। मिलेगी भैया, मैं नहीं हूं आरंभ बैच में, कोई दिक्कत नहीं है मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल पे आया है तू, इस पे तू वन शॉट वाले लेक्चर्स देख, वो सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, उनको देख ले, एनसीईआरटी कर ले, और ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ इनको एक बार प्रैक्टिस कर लियो। जब एनसीईआरटी और वो वन शॉट हो जाएंगे ना तो इसकी पीडीएफ देख के इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है? तू टेंशन मत लिया कर यार, तेरे साथ शोभित भैया बैठे हैं, तू परेशान होते रहता है। और हाफ ईयरली में मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि एकदम अभी उठे होंगे कि यार हाफ ईयरली आ गया अब काम करें, तो अगर कम भी नंबर आए ना कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ कम नंबर के आने के बाद अब मेहनत शुरू कर देना, अब पीछे मत मुड़ना, अब मेहनत कर लेना, अब लग के साथ में लग के मेहनत करनी है, ठीक है? अभी तक जो हुआ ठीक है, इसके आगे अब फाइनल्स खराब नहीं करने हमें, ठीक है? ठीक है, तो ये एक तरह की घंटी है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में जो आज हम ये मैराथन कर रहे हैं, इस लेक्चर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है यार ये तो सब ब्लैंक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डरने की बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है तू फाइनल्स में अच्छा नहीं कर सकता, तू फाइनल्स में अच्छा नहीं कर सकती, तू बहुत अच्छा कर सकता है, बस अब से मेहनत शुरू कर दे। हाफ ईयरली का मतलब आधा साल बीत चुका है, पर अभी आधा बचा है, तो इसमें अच्छा कर सकते हैं।
वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर तुम बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो देख सकते हो, पर पढ़ो, ठीक है। और अगर कोई आरंभ बैच में फिर भी ये नहीं कर पा रहा है तो रैपिड पढ़ेंगे, तू नहीं पढ़ रहा है क्लास में। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि इंटीरियर में ऑल्टरनेट, तो 3 और 5, तो एंगल 3 और 5 बराबर, और 4 और 6, एंगल 4 और 6 बराबर, इन्हें कहते हैं अपन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भी होते हैं कुछ, इसके अलावा भी कुछ होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर वाले, बाहर बाहर वाले ऑल्टरनेट, तो 2 8 के बराबर होता है और 1 7 के बराबर होता है। ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं को इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो 4 और 5 सेम साइड में है, तो 4 और 5 का सम 180 होता है, बराबर नहीं होता है, सम 180। 4 और 5 का सम 180, 3 और 6 का सम 180, एंगल 3 और 6 का सम 180। इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो ये चीज याद रखना। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगा पाओगे, अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगा पाओगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। देखना क्या बोला जा रहा है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी ई एफ के पैरेलल है। मतलब तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है। ये 3 पैरेलल लाइन दी हुई हैं। हमें y और z का रेशो दे रखा है 3:7। देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। y रेशो z हमें दे रखा है 3:7, मतलब कि y अपॉन z जो है ये 3/7 दिया है, y अपॉन z 3/7 दिया है। तो y अपॉन z बराबर 3/7, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशो को सॉल्व करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो लेट y बराबर 3k और z बराबर 7k, ये मान लेते हैं अपन। y बराबर 3k और z बराबर 7k, ठीक है। तो हमने y को मान लिया 3k और z को मान लिया हमने 7k, ठीक है। y को 3k, z को 7k। अच्छा, अगर ये और ये दोनों बराबर नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है, तो अगर ये y है तो ये भी y, मतलब ये 3k हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं, y प्लस z का सम 180 को इंटीरियर एंगल्स। क्यों भैया, देखो ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में है y और z। जैसे मैंने यहां बताया था ना तुम्हें, ये 1 और 5 का सम 180, ये 4 और 5 का सम 180। तो ऐसे ही यहां पे देखो, ये और ये, इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। तो देखो y का मतलब 3k प्लस 7k बराबर 180, 10k बराबर 180, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 18। जैसे ही k की वैल्यू आ गई, बस यहां पुट कर दो, तो देयरफॉर y बराबर 3 × 18, तो 18 3 कितने हो गए, 8 3 24, 3 3 5 54, तो y बराबर आ गया 54, z बराबर 7k, 7 × 18, k की वैल्यू 18 है, तो 7 8 56, 5 7 7 8 9 10 11 12, 126। ये आ गया हमारा z भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, y भी आ गया। क्या बच गया हमारा, क्या बच गया, x बच गया, ये x बच गया है। x कैसे निकालोगे, ये x कैसे निकालेंगे x। भाई देखो, क्या मैं बोल सकता हूं x और y का सम भी 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। ये भी तो देखो सेम साइड में आ रहे हैं, इन दोनों का सम 180 होगा। तो x प्लस y क्या है, y की वैल्यू है अपनी 54 बराबर 180, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 7 2 126 डिग्री आ गया x भी आ गया अपना 126 डिग्री। क्लियर है।
तो इस तरह के सवाल लाइंस एंड एंगल से बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल लाइंस एंड एंगल से बहुत पूछे जाते हैं। एक और सवाल करेंगे इसी तरह का, दिमाग लगाना, एक और सवाल करेंगे इसी तरह का, दिमाग लगाना। पहले ये करो, पोल डालना भाई, पहले ये करो, ये करो, ये तो तुम कर दोगे यार, ये तो तुम कर दोगे यार, ये तो कर दोगे, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो कर देना यार, ये तो कर दो यार, ये तो कर दो। ये तो कर दो, ये तो कर दो। हमें क्या निकालना है? सीओडी, ये एंगल निकालना है, ये सीओडी एंगल जो है, ये सीओडी एंगल हमें निकालना है, ये सीओडी एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सीओडी एंगल निकालना है, सीओडी एंगल कैसे निकालेंगे? क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। भाई देखो, भाई देखो, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, मान लो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होगा? लीनियर पेयर है, एक लाइन पे तीनों एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर है, तीनों का सम 180। अच्छा, हमें एओसी, एओसी मतलब एंगल 1 प्लस बीओडी, बीओडी मतलब एंगल 3, 1 और 3 का सम 85 दिया है, 1 और 3 का सम 85 है, तो 1 और 3 का सम 85 प्लस एंगल 2 बराबर 180, तो यहां से एंगल 2 बराबर आ गया 180 माइनस 85, तो 180 में से 85 गया, तो एंगल 2 बराबर 95 डिग्री। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से हम इस वाले सवाल को भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो ट्रायंगल्स में आ जाते हैं, ट्रायंगल्स में आ जाते हैं। ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के सवाल जो हैं वो तुमसे पूछे जाएंगे। ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं बताओ, बताओ क्या रूल्स होते हैं, बताओ क्या रूल्स होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में करें हम, तो बोला जा रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट। क्या 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 लिखा हुआ है? AD और BC, AD और BC इक्वल है, BC और AD इक्वल है, गिवन है। तो गिवन क्या क्या है ध्यान से देखो, गिवन क्या क्या है। जब भी प्रूफ वाले सवाल होते हैं गिवन और टू प्रूफ से करते हैं। AD और BC बराबर दिया और परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्या, कि ये एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, तो ये CD जो है ये AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब OD या फिर AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब OB बराबर OA प्रूव करना है, OA बराबर OB प्रूव करना है ना। हमें प्रूव करना है कि ये CD जो है, ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल, तो OA बराबर OB प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? OA बराबर OB कैसे प्रूव करेंगे? पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, CPCT लगा देंगे। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? देखो प्रूफ पे आ जाओ। तो इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, AOD या मान लो DOA, DAO या OAD भी बोल सकते हैं, OAD एंड ट्राइंगल OBC। तो OAD ये वाला ट्राइंगल और OBC ये वाले ट्राइंगल को देखें, देखना क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोल सकता हूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोल सकता हूं। क्यों? बहुत 90 है, गिवन है बहुत 90। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? क्यों बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और AD बराबर BC ये गिवन है, AD बराबर BC, AD बराबर BC हमें गिवन है। तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC।
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल एंगल साइड से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से हम क्या कह देंगे कि एडी या ओए बराबर ओबी, ओए बराबर ओबी, हेंस प्रूव्ड, ओए बराबर ओबी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। इस तरह के सवाल भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल भी डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। या फिर एक बहुत बहुत फेमस सवाल है जो कि है मीडियन वाला सवाल, जो कि है मीडियन वाला सवाल। ध्यान से देखना, मीडियन क्या होता है, किसी को पता है मीडियन क्या होता है? मीडियन, मीडियन क्या होता है? जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी और मान लो ए डी मीडियन है। क्या ए डी अगर मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब ये होता है, मीडियन का मतलब ये होता है कि जहां पे मीडियन गिरेगा उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब बी डी बराबर सी डी होगा, बी डी और सी डी बराबर होगा, बी डी और सी डी बराबर होगा। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बताना क्या मैंने सही लिखा है। क्या मैं लिख सकता हूं बी डी बराबर हाफ ऑफ बी सी, या फिर सी डी बराबर हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूं? भाई बीसी का हाफ ही तो है बीडी, बीडी बराबर हाफ ऑफ बीसी, या फिर बीसी का हाफ ही तो है सीडी, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। या फिर क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि बीसी बराबर ट्वाइस ऑफ बीडी, ध्यान से देखो। और क्या मैं लिख सकता हूं बीसी बराबर ट्वाइस ऑफ सीडी, कि जो पूरा बीसी है ये बीडी का ट्वाइस है क्योंकि दोनों इक्वल है। या फिर ये जो पूरा बीसी है ये सीडी का ट्वाइस है, सीडी का ट्वाइस है क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर एडी मीडियन है तो क्या मैं ये तीनों चीजें लिख सकता हूं? बताना यस और नो, यस और नो, यस और नो। कि अगर एडी मीडियन है, अगर एडी मीडियन है तो क्या मैं ये तीन चीजें लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना? अगर एडी मीडियन है लिख सकता हूं। अब देखो सवाल को, अब देखो सवाल को, अब तुम्हें समझ में आएगा। बोला जा रहा है साइड ए बी बी सी and median AD of triangle ABC are equal respectively to PQ, QR and PM। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखना कि दो ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है अपना ABC एंड PQR, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। तो एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। बोला जा रहा है ए बी इज बराबर टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला पहले के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर। तो ये जो बी सी है ये क्यू आर के बराबर। और मीडियन ए डी, इसमें एक मीडियन भी है, मीडियन भी है ए डी, मीडियन भी है ए डी, ये बराबर है मीडियन पी एम के, मीडियन पी एम के। तो ए डी और पी एम भी बराबर, ये ए डी और ये पीएम भी बराबर। तो हमें गिवन क्या है ध्यान से देखना, हमें गिवन क्या है ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए डी मीडियन जो है वो क्यू आर मीडियन के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अगर ए डी मीडियन है, ए डी अगर मीडियन है तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं बीसी जो है, बीसी जो है, बीसी जो है, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर एडी मीडियन है, एडी मीडियन है तो मैं ये बोल सकता हूं बीडी बराबर डीसी होगा क्योंकि एडी मीडियन है। सिमिलरली अगर पीएम मीडियन है तो क्यूएम बराबर एमआर होगा, क्यूएम बराबर एमआर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना ध्यान से, हमें प्रूव करना है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एम। क्या ए बी डी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एम वाले ट्राइंगल के? इस हाफ हाफ ट्राइंगल को हमें इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, एक साइड के बराबर दी हुई है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दी हुई है, तो दो साइड तो बराबर मिल गई, दो साइड तो बराबर मिल गई। क्या बी डी और क्यू एम भी बराबर है? बताओ। देखो प्रूफ पे आ जाए, टू प्रूफ तो तुम लिख लोगे, प्रूफ टू प्रूफ जो है वो तो फर्स्ट और सेकंड लिख लोगे, प्रूफ। अब देखो हमें गिवन है, हमें गिवन है ए डी बराबर क्यू आर, वो बी सी बराबर क्यू आर,
गिवन है ना BC बराबर क्यू आर, पूरा BC जो है पूरे QR के बराबर गिवन है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ ऑफ BC बराबर हाफ ऑफ QR होगा। BC का हाफ क्या है BD, BC का हाफ BD, पूरे QR का हाफ क्या है QM, तो BD बराबर QM, इसको फर्स्ट बोल दो। नाउ अब फर्स्ट वाले प्रूफ पे आ जाए अपन। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ध्यान से देखना AB बराबर PQ है, ये तो गिवन है, और AD बराबर PM, ये भी गिवन है, AD बराबर PM। देखो ना, AB बराबर PQ, AD बराबर QR, नहीं PM यहाँ पे QR नहीं है, यहाँ पे PM है, मीडियन है ना, मीडियन AD इज PM के बराबर, तो AD बराबर, ये दोनों तो गिवन है, तो ये इसके बराबर गिवन है, और हमने प्रूव कर दिया BD बराबर QM हमने प्रूव कर दिया, तो इसको लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो इन तीनों को करके हम कह देंगे बाय साइड, तीनों साइड बराबर हैं, तो ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM। तो पहला तो प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि हमने ABD और PQM को, ABD और PQM इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे करा? ये साइड इसके बराबर थी, PM मीडियन बराबर थे, पूरा BC पूरे QR के बराबर गिवन था, गिवन था। तो मैंने कहा अगर पूरे के बराबर है तो आधा आधे के बराबर भी होगा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे हमने क्या करा? यहां पे हमने करा मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो दोनों तरफ हमने हाथ से मल्टीप्लाई करा, तो हाफ BC बराबर हाफ QR, हाफ BC को BD, हाफ QR QM, बस BD बराबर QM भी हो गया, BD बराबर QM भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या मैं बोल सकता हूं बाय CPCT एंगल B बराबर एंगल Q, लिख सकता हूं ना भाई? देखो एंगल B सेकंड पे आ रहा है, Q सेकंड पे आ रहा है, तो B और Q बराबर कर दिए मैंने, B और Q मैंने CPCT से बराबर कर लिया। क्यों कर लिया अभी समझ में आएगा, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब हमें प्रूव करना है ABC सिमिलर, ये तो हो गया ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, मतलब पूरा ABC, पूरा का पूरा ABC पूरे के पूरे PQR के कॉन्ग्रुएंट करना है। अब पूरे को करना है, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं AB बराबर PQ, गिवन है, AB साइड PQ के गिवन है, BC QR के गिवन है, BC बराबर QR ये भी गिवन है, और एंगल B बराबर एंगल Q अभी ऊपर लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने CPCT में लिखा ना एंगल B बराबर एंगल Q, तो ये B और Q मैंने CPCT से इसलिए बराबर कर लिया जिससे कि यहां काम आ जाए। तो देखो साइड एंगल साइड से हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर है? तो दूसरा हमने इस तरह से कर दिया, सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है AD इज मीडियन, AD क्या है? AD मीडियन है। अगर मीडियन है तो क्या मैं बोल सकता हूं BD बराबर DC होगा, गिवन, ध्यान से देखना। AD मीडियन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर BD बराबर CD होगा, ये AD मीडियन है, तो AD अगर मीडियन है तो BD बराबर CD होगा। BL एंड CM आर परपेंडिकुलर, BL भी परपेंडिकुलर, CM भी परपेंडिकुलर, तो एंगल 1 एंगल 2 परपेंडिकुलर, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है जी? BL बराबर CM, हमें प्रूव करना है ये BL इस CM के बराबर। बहुत इजी है। दो साइड बराबर कैसे प्रूव करेंगे? पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखो प्रूफ पे आ जाओ, बहुत आसान है ये तो। इन ट्राइंगल, ये सारे वो सवाल है जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
ये वो फेमस सवाल हैं, ये वो फेमस फिगर है, ये हो गई इसकी अगले वाली फिगर जो अब हम करेंगे, ये वो सवाल हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम देखोगे, हाफ ईयरली टेस्ट वगैरह में तुम्हें पूछे जाते हैं बहुत। क्लियर है? देखो तो बोला जा रहा है इन ट्राइंगल, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल देखना ध्यान से, ये मान लो डी है ना ये पॉइंट, तो डी बी एल एंड ट्राइंगल डी सी एम, ठीक है, डी सी एम, तो डी बी एल और डी सी एम, इन दोनों ट्राइंगल में देखे तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोथ 90 बोल सकता हूं। बी डी बराबर सी डी, BD बराबर CD, ये हमें गिवन ही है, BD बराबर CD गिवन ही है। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बोल सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड से हम कह देंगे ट्राइंगल DBL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCM, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हम कह देंगे BL बराबर CM। देखो BL बराबर CM, तो BL बराबर CM बाय CPCT हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा और साइड बराबर करने के लिए बोल दे, एंगल बराबर करने के लिए बोल दे, तो पहले दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से BL बराबर CM कर दिया, BL बराबर CM कर दिया। ठीक है भैया, ये चैप्टर नहीं आ रहा, देख मेरी जान, कुछ स्कूल्स में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो, फाइनल्स में तो आएगा ना, फाइनल्स में तो आएगा ना भैया। सेम क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आया था, बोल रहा हूं मैं, ये सारे वो फेमस सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, स्कूल्स को भी बहुत पसंद है ये सवाल। देखो अब, तो ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC सच दैट AB AC के बराबर है। देखना ध्यान से, AB AC के बराबर है, देखना ध्यान से। अगर AB जो है, अगर वो AC के बराबर है, अगर ये इसके बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्या बोल सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी याद है किसी को, कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहां पे हमने यही करा कि अगर ये साइड इसके बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। सिमिलरली DB बराबर DC दिया है, देखना ध्यान से, DB बराबर DC भी गिवन है। DB क्या है, ये है DB और ये है DC, ये दोनों भी बराबर हैं। तो अगर ये और ये बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। रीजन क्या लिखेंगे इन दोनों के लिए, मान लो ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है। रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है। हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, प्रूव क्या करना है कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD, ABD और ACD को बराबर करना है। ABD कौन सा एंगल है, देखना ध्यान से, ABD कौन सा एंगल है, देखो ABD, ये वाला एंगल ABD है और ये ACD ये वाला एंगल है, इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रूफ पे आ जाए अपन, ध्यान से देखना। क्या मैं बोलता हूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, तो LHS से माइनस, RHS से माइनस। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं पूरे एंगल 1, ये पूरा एंगल 1 में से एंगल 3 हटा दूं तो क्या मेरे को ये ब्लू वाला मिल जाएगा। एंगल 1 में से एंगल 3 हटा दूं तो ये ब्लू वाला एंगल ABD मिल जाएगा। ध्यान से देखना, पूरे एंगल 1 में से इस एंगल 3 को हटा दूं तो ये ब्लू मिल जाएगा, एंगल ABD मिल जाएगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये है एंगल ABD। सिमिलरली 2 में से 4 हटा दो, देखना
तो इस पूरे एंगल 2 में से इस 4 को हटा दो तो ये मिल जाएगा मेरे को, एंगल ए सी डी मिल जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल ए सी डी। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो जल्दी। भैया बच्चे कम हो गए। एक बात बताऊं तुम्हें, लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ बताई थी बच्चों को, हर साल मैं बताता हूँ। भीड़ छटती है, ठीक है, भीड़ छटती है। आखिरी में कुछ लेजेंड ही रहते हैं जो आखिरी तक बैठे होते हैं। कई बार उनको नहीं समझ में आ रहा होता है, पर फिर भी वो दिमाग लगाते हैं कि नहीं यार समझना है, समझना है, मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं। आखिरी तक लेजेंड ही बैठे होते हैं, ठीक है। भीड़ तो छटती रहती है, डरते रहते हैं, छटते रहते हैं, आखिरी तक लेजेंड ही रुकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, कुछ पोल पोल खेला जाए, कुछ पोल पोल खेला जाए, चलो कुछ पोल पोल खेला जाए। एक पोल तुम्हारे सामने ये रहा, एक पोल तुम्हारे सामने ये रहा। ये दोनों पॉइंट कहां पे लाए करते हैं हमें बताना है। ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाए करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाए करते हैं हमें बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 10,000 बच्चे लाइव हैं। अब ये भी नहीं पता ये फेक है या फिर, पता है क्या होता है तुम्हें, शायद तुम तो नए नए आए हो, तुम्हें इतना पता नहीं होगा। कई बार क्या हो रहा है ना, यूट्यूब पे लास्ट ईयर बहुत हुआ था ऐसा, लास्ट ईयर बहुत हुआ था। तुम तो नए आए हो तो तुम्हें नहीं पता है। लास्ट ईयर बहुत हुआ था कि बॉट व्यूज चल रहे थे बहुत, मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा था कि जो बच्चे बैठे हैं या जो ये व्यूअर्स बैठे हैं लाइव सही हैं या फिर फेक है। बॉट बहुत वॉचिंग चलती है, बहुत चलती है। मतलब लास्ट ईयर तो बहुत परेशान हुए थे सब लोग, पूरे एडटेक में परेशान हुए थे लोग। बहुत बॉट वॉचिंग चल रही थी, पता नहीं कौन था जो अलग अलग चैनल्स पे बॉट भेज के वॉचिंग इंक्रीज कर रहा था। उससे पिछले साल तो सही था, पर लास्ट ईयर बहुत बॉट वॉचिंग। तुम देखोगे कुछ चैनल्स पे ऐसे 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख व्यूअर्स बैठे हुए हैं। कैसे बैठ सकते हैं, है ना। तो बॉट वॉचिंग बहुत चलती है, बहुत। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो कभी भी इस चीज़ से जज मत करना किसी टीचर को या किसी को कि किसकी कितनी वॉचिंग चल रही है, कि 10,000 बच्चे बैठे हैं, 11,000 बच्चे बैठे हैं। फेक भी हो सकते हैं यार, कुछ थर्ड पार्टी लोग हैं, कुछ पता नहीं कहाँ के हैं, जो एडटेक में कई बार बॉट से व्यूज़ बढ़ा देते हैं, व्यूअर्स बढ़ा देते हैं। तो इससे ये एक मैट्रिक मत रखना कभी भी एक टीचर को जज करने का। मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ तुम्हें, ये बाकी टीचर भी बताएंगे। लास्ट ईयर तुम जाके देख लेना, लास्ट ईयर जो लाइव चलती थी उस समय की, जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम टाइम में हमने क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए लाइव करी थी ना, नेक्स्ट टॉपर्स पे, बहुत बॉट व्यूज़ चले थे। तुम अपने सीनियर से पूछना। हाँ बॉट अटैक हुआ था, कुछ को तो पता है, कुछ को पता है, लिख रहा है कमेंट्स में। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम देखोगे कहीं में 50,000 व्यूज़, 60,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़ हैं, सब फेक है। वो सब फेक है, वो सब बॉट वॉचिंग है। इस समय 50-60 हज़ार, 1 लाख बच्चे नहीं आए। ये हाफ ईयरली का टाइम है। फाइनल्स में जब भी मैं मान सकता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे लाइव होते हैं, तो मैक्सिमम ऑडियंस उस समय लाइव आ जाती है यूट्यूब पे। इस समय 50-60 हज़ार, 1 लाख बच्चे, सब बॉट है। तो पॉइंट ये दोनों कहां लाए करते हैं, देखो इनको प्लॉट कर लेते हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं। मान लो ये y एक्सिस है और मान लो ये x एक्सिस है ना। इनको प्लॉट कर लेते हैं। y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है। एक पॉइंट है हमारा, मान लो इसको a बोल दिया, मान लो इसको b बोल दिया। a पॉइंट है हमारा, a पॉइंट है -4,0, तो x में -4 और y में 0, तो यहाँ पे a पॉइंट आ रहा है -4,0, y में कुछ नहीं है। b पॉइंट 7,0, तो x में 7, y में कुछ नहीं है 0, तो ये b पॉइंट है 7,0, y में कुछ नहीं है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वाह यार, ये तुमने अच्छा कर दिया ना, ये तुमने सही कर दिया है ना, बहुत बढ़िया। चलो
अगले सवाल पे आ जाए, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ये इनके निकनेम है, ठीक है, कई बार ऐसे बोल देते हैं एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट कहीं पे भी लिखा आ जाए उसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें बताना है एक्स एक्सिस के सारे वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो तुम यहां पे खुद ही देख लो, एक्स एक्सिस पे जो भी वाई हैं वो जीरो होते हैं ना, तो एक्स एक्सिस के सारे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। ठीक है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, देख लेते हैं अपन। वैसे तो इसका फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट भी बता सकते हो तुम, पर एक बार देख लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो 1 2 3 4, 1 2 3, पॉइंट है P, P पॉइंट है x में 4 y में 3, x में 4 y में 3, ये पहला x होता है दूसरा y होता है, तो x में 4 y में 3, तो ये पॉइंट है P 4,3। इसका x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखो कितना है, इसके बराबर है 3 के बराबर है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है डिस्टेंस, कितना है 3 यूनिट है डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, पोल डाल दो। हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा आपको, हीरोन्स फॉर्मूला एक नाम का चैप्टर आपने पढ़ा था। हीरोन्स फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला ध्यान से देखना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड है मान लो ए बी और सी, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए तुम्हें पता है, बी तुम्हें पता है, सी तुम्हें पता है, एस नहीं पता। एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ये होता है एस, ये होता है हमारा एस। तो हीरोन्स फॉर्मूला बस इतना ही है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इतना ही है कि एरिया का अगर तुम्हें फॉर्मूला निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है और एस है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो इस क्वेश्चन को, देखो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ये हीरोन्स का नहीं है, हीरोन्स का नहीं, हीरोन्स का तो ये सवाल है, हीरोन्स का तो ये सवाल है। पहले ये कर लो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो बचा हुआ कर लेंगे। ये है हीरोन्स का। बोला जा रहा है देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, ये पार्क में स्लाइड है, होता है ना वो नीचे कूद जाते हो, है ना, है ना। पोल हटा दे अभी, वो अगला वो वाला क्वेश्चन अभी फिर से करेंगे। ये है हीरोन्स फॉर्मूला का, वो नहीं था। तो स्लाइड है पार्क में, इसके एक वॉल पे हमें कुछ पेंट करना है और बताना है कि भाई एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर, कि ये जो पेंटेड करा है हमने इसका एरिया बताना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बेसिकली। इस ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। ए दे रखा है 11, दूसरी साइड है 15, तीसरी साइड है 6। एस निकाल लेते हैं, होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 11 प्लस 15 प्लस 6 बाय 2, 11 प्लस 15 हो गए तुम्हारे 11, 25 और 26 और 6 32 बटे 2 16। ये आ गया हमारा एस, एस आ गया हमारा 16, है ना। जो हमें एस चाहिए होता है ना फॉर्मूले में एस, वो एस आ गया 16। दिख रहा हूं तुम्हें बढ़िया। 2 सेकंड रुकना बस, लाइट गई अभी सही हो जाएगा। हाँ हो गया ना सही, हो जाता है कई बार, हो जाता है कई बार, हो जाता है कई बार। ठीक है, तो एस पता चल गया, ए बी और सी। में भूत बन गया था, मैं भूत बनता हुआ दिख गया तुम्हें। हाँ बस खत्म कर रहा हूं, मुझे पता है तुम्हारी 8 बजे क्लास है, खत्म कर रहा हूं, रुक तो जा, रुक तो जा। तो ए बी सी, ए बी सी हमें समझ में आ गए, है ना। ए बी सी जो 3 साइड्स हैं वो हमें पता चल गई, ए बी और सी। अब हमने एस निकाल लिया पहले,
एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट ओवर ऑफ एस क्या है? 16, 16 माइनस ए है 11, बी है 15 और सी है 16 माइनस सी है 6। तो एरिया जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 6 10। तो हो गया 50, 16 10, 16 पंजे 5 6 30, 16 पंजे 80, 800, रूट 800। तो एरिया आ गया रूट 800 सेंटीमीटर में दिया, मीटर में, मीटर स्क्वायर। रूट 800 मीटर स्क्वायर, रूट 800 मीटर स्क्वायर। तो जब भी एरिया निकालना हो, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया, भाई वैसे एरिया क्या होता है? वैसे एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर अगर तुम्हें बेस और ऐसे परपेंडिकुलर हाइट ना पता हो तो कैसे करोगे? भाई वैसे तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर हाइट। अगर ये ना पता हो तो कैसे करोगे? तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है कि अगर तीनों साइड पता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो एरिया ये होता है। तो एरिया होता है रूट ओवर ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। पहले तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। ये ए पॉइंट जो है, इसको प्लॉट करें। ए है 2,0, एक्स में 2, वाई में 0, ये है ए, है ना? ए है 2,0। बी क्या है? 6,0, एक्स में 6, वाई में 0, तो बी है 6,0। सी है 4,6, एक्स में 4, वाई में 6, है ना? ये 5 हो गया, मान लो ये 6 हो गया, तो 4,6 हो गया ये, x में 4, y में 6, ये हो गया C पॉइंट 4,6। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अब इसका एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। ये जो ट्राइंगल हमने फॉर्म करा ना अभी, ये जो ट्राइंगल हमने फॉर्म करा है अंदर, इस ट्राइंगल का अब एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? कैसे निकालेंगे इसका एरिया? सोचो, कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सोचो, ये C पॉइंट है 4,6, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वैसे होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तीनों साइड्स के बारे में कोई पता है हमें कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ तो पता है। ये लेंथ कितनी होगी? 2 और 6 के बीच में लेंथ कितनी होगी? 2 और 6 के बीच में ये 4 यूनिट लेंथ होगी। तो एक लेंथ तो पता है, पर तीनों नहीं पता। ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो टेढ़ी है। ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो टेढ़ी है, नहीं पता। ठीक है, और क्या पता है तुम्हें? हाइट भी पता है क्या? परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट पता है कि C का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस होगा? 6 के बराबर होगा। ये यहां से यहां तक 6 यूनिट होगा, ये यहां से यहां तक 6 यूनिट होगा। तो परपेंडिकुलर भी पता चल गया। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 6, तो 2 2 जा 4, तो 6 दूनी 12। एरिया है 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया अपना एरिया, 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर साइड्स पता होती हैं, अगर साइड्स पता होती हैं, साइड्स पता होती हैं, साइड्स पता होती हैं, तो इस तरह से एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। और साइड नहीं पता होती तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ऐसे एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है और हीरोन्स फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आना पक्का है। हीरोन्स फॉर्मूले से तो एक क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एक क्विक रिकैप ऑफ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच जो भी बच्चे ज्वाइन करे, जो भी बच्चों ने दम दिखाया। बहुत सारे बच्चे तो बीच में छोड़ के चले गए, वहीं बीच में हार गए। जो भी एंड तक रुके एक बार कमेंट जरूर करके आना कि भैया मैं एंड तक रुका, मैं एंड तक रुकी। और ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली मेरी तरफ से, है ना? ऑल दी बेस्ट फॉर हाफ ईयरली। मैं फिर बोल रहा हूं,
अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगता है कि भैया अभी मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया है, अभी मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ, नहीं पढ़ पाई हूँ, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी आधा ही साल बीता है, आधा बचा है, इसमें भी तुम अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर इस पूरी मैराथन के दौरान तुम्हें ऐसा फील हुआ हो कि भैया यार समझ में ही नहीं आया या बहुत कम समझ में आया, कोई बात नहीं, सीरियस हो जा, अब पढ़ना शुरू कर दे। बैच अगर ज्वाइन करना है अभी भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, वो तो आराम 2.0 आ रखा है। नहीं ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, वन शॉट भी है, वन शॉट से देख सकते हो। बस बैच में क्या होता है ना कि तुम्हारा हर चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन होता है, हर चीज़ को टाइम लेके एक्सप्लेन करा जाता है, 50-50, 60-60 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो जाते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है पहली चीज़। दूसरा, वन शॉट होते ही हैं, तो वन शॉट से भी कर सकते हो। और एनसीईआरटी और ये क्वेश्चंस तो मैंने दे ही दिए हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ तुम्हें नीचे मैं अभी लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें हाफ ईयरली में देखने को मिल सकते हैं अपने स्कूल के। ठीक है, ठीक है। और ओलंपियाड जो है वो तो है ही, 7 तारीख को ओलंपियाड है, शायद तुम्हें पता हो, नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड। तो अगर नहीं एनरोल करा है तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो, 7 तारीख को पहला स्टेज होने वाला है। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खाता हूँ। मिलते हैं बैच में, मिलते हैं आरंभ बैच में। ऑल द वेरी बेस्ट फिर से मेरी तरफ से, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। ये पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट जरूर करके जाना कौन कौन एंड तक रुका। बाय बाय, नीचे कमेंट करना उसमें जो अभी लाइव खत्म होके आता है।